कभी सोचा है कि अगर दिमाग को थोड़ा पॉज मिल जाए तो जिंदगी 10% बेहतर हो सकती है? हाँ, सिर्फ 10%, ना ज्यादा ना कम। पर यह छोटा सा चेंज आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है। हम सब की लाइफ में स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और कभी न खत्म होने वाले डिस्ट्रैक्शंस का पहाड़ है। लेकिन क्या हो अगर इसी भाग दौड़ में आप अपने दिमाग को थोड़ा कंट्रोल करना सीख जाएं? 10% हैप्पियर कोई मिराकल नहीं है, ये एक रियल जर्नी है, एक जर्नलिस्ट की जो खुद एनेक्सिटी और डिप्रेशन से जूझ रहा था और मेडिटेशन से उसने अपनी लाइफ कैसे बदली। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे वो रियल लेसन्स, वो छोटे छोटे बट पावरफुल आइडियाज जो आपको न केवल शांत रखेंगे बल्कि स्मार्ट भी बनाएंगे, बिना किसी ड्रामेटिक स्पिरिचुअल ज्ञान के। तो अगर आप भी चाहते हैं एक ज्यादा फोकस्ड, पीसफुल और इंटेंशनल लाइफ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलो शुरू करते हैं इस माइंड शिफ्टिंग जर्नी को। एक ऐसी दुनिया में आपका स्वागत है जहां शक करने वाले भी साधना की ओर बढ़ते हैं और खुशी कोई जादुई सोच नहीं बल्कि एक व्यावहारिक अनुभव बन जाती है। आज के इस तनाव भरे और डिस्ट्रैक्शन से भरे दौर में अब वक्त आ गया है ध्यान की ताकत को समझने का। मैं खुद भी कभी ध्यान पर विश्वास नहीं करता था, लगता था ये सब बस फुर्सत वालों के काम है। लेकिन जब जिंदगी की भागदौड़ ने मुझे थका दिया, तब एक छोटा सा अनुभव मेरे लिए बड़ा मोड़ बन गया। यहीं से शुरुआत हुई मेरी इनर पीस की यात्रा की। 10% हैप्पियर डैन हैरिस की वही सच्ची कहानी है। एक न्यूज एंकर जो खुद एक संशयवादी था, लेकिन ध्यान के अनुभव ने उसकी सोच बदल दी। इस किताब में आपको ना कोई जादू मिलेगा, ना ही कोई अजीबोगरीब गुरु ज्ञान। यह किताब उन लोगों के लिए है जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस चाहते हैं, खासकर उनके लिए जो कहते हैं मुझे ध्यान की जरूरत तो है पर टाइम कहां है। 10% हैप्पियर आपको सिखाती है कि ध्यान कोई रहस्यमयी चीज नहीं बल्कि मॉडर्न प्रोफेशनल्स के लिए स्ट्रेस कम करने और क्लैरिटी बढ़ाने का एक इफेक्टिव टूल है। इसमें डैन हैरिस अपने पर्सनल अनुभवों, साइंटिफिक रिसर्च और बेहद रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के जरिए बताते हैं कि माइंडफुलनेस कैसे हर किसी की जिंदगी को थोड़ा आसान और बेहतर बना सकती है। तो अगर आप सोचते हैं कि ध्यान सिर्फ शांत लोगों के लिए है तो दोबारा सोचिए, क्योंकि आप भी उस 10% खुशी के हकदार हैं जो शायद आपको बस एक गहरी सांस लेने से मिल जाए। चलिए इसी एक सांस से इस बदलाव की शुरुआत करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं डैन हैरिस की किताब 10% हैप्पियर की, जिसे ध्यान यानी मेडिटेशन पर लिखी गई सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में गिना जाता है। इस किताब में डैन 10% हैप्पियर की बात करता है, अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करते हैं, कैसे एक न्यूज एंकर होने के बावजूद वो चिंता, तनाव और आत्मसंदेह से जूझते रहे और कैसे माइंडफुलनेस ने उन्हें इस सब से बाहर निकाला। लेखक कहते हैं कि अगर आप ध्यान को अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो आप 10% ज्यादा खुश महसूस कर सकते हैं। अब सुनने में ये छोटा नंबर लग सकता है, लेकिन जब ये बदलाव आपकी डे टू डे लाइफ की क्वालिटी में होता है तो इसका असर बहुत बड़ा होता है। माइंडफुलनेस का मतलब है पूरी अवेयरनेस के साथ प्रेजेंट होना, जैसे कि हवा की ठंडक महसूस करना या पक्षियों की आवाज को नोटिस करना। जेम्स क्लियर, जिन्होंने एटॉमिक हैबिट्स जैसी दमदार किताब लिखी है, उन्होंने भी 10% हैप्पियर पढ़ने के बाद कहा, ध्यान को लेकर मेरी पुरानी धारणाएं गलत थीं। यह वाकई में आपको 10% ज्यादा खुश कर देता है। इससे हमें यह समझ आता है कि ध्यान सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, यह एक साइंटिफिकली बैक्ड प्रैक्टिस है जो आपके अंदर पॉजिटिव शिफ्ट ला सकती है। स्वामी विवेकानंद का भी यही मानना था। जब उनसे पूछा गया कि जीवन के बाकी समय में वो क्या करना चाहेंगे, तो उनका जवाब था ध्यान। इससे पता चलता है कि ध्यान एक ऐसा अभ्यास है जो सिर्फ मानसिक शांति नहीं देता बल्कि जीवन को गहराई से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हम में से कई लोग अपने गुस्से या मूडी नेचर को अपनी पहचान मान लेते हैं, लेकिन ये सब सीखे हुए पैटर्न्स हैं जिन्हें बदला जा सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अपने काम में सफल होने के लिए तनाव जरूरी नहीं है। जब आप अपने काम को जॉय के साथ करते हैं तो न सिर्फ आउटकम बेहतर होता है बल्कि प्रोसेस भी एंजॉयबल बन जाती है। किताब का एक मुख्य संदेश यह है कि लाइफ में बिग चेंजेस छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से आते हैं। जैसे जिम में हर दिन थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करने से धीरे धीरे आपका पूरा शरीर स्ट्रांग बनता है, वैसे ही माइंडफुलनेस के छोटे छोटे अभ्यास अगर रोज किए जाएं तो आपके सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके को गहराई से बदल सकते हैं। डैन हैरिस ये बताते हैं कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि रोजमर्रा की उन छोटी छोटी जीतों का सेलिब्रेट करना है जो हमें थोड़ा बेहतर इंसान बनाती हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि लाइफ में कुछ मिसिंग है या बस थोड़ी सी शांति चाहिए, तो शायद ये किताब आपको वो फर्स्ट स्टेप दे सकती है जिसकी आपको जरूरत है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो सांसों पर फोकस करके हमें मानसिक संतुलन हासिल करने में मदद करती है। धीरे धीरे सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना और इस पैटर्न को बनाए रखना, यही इसका मूल आधार है।
ध्यान को असरदार बनाने के लिए सबसे पहले एक आरामदायक स्थिति चुनें। अपनी रीढ़ को सीधा रखें, किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें और जब भी ध्यान भटकने लगे तो दोबारा सांसों पर फोकस करें। यह प्रक्रिया आपके बेचैन मन को कुछ देर के लिए शांत कर देती है। वहीं माइंडफुलनेस का मतलब है अपने अंदर और बाहर हो रहे विचारों और भावनाओं को ऑब्जर्व करना, बिना उनसे इमोशनली जुड़ने के। यह समझना कि किस सिचुएशन में कितना रिएक्ट करना सही है, यही माइंडफुलनेस है। कई बार लोगों को लगता है कि ध्यान करने से उनकी एग्जिस्टिंग सेल्फ इमेज टूट सकती है या फिर वे सुधार के लिए मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। लेकिन सच तो यह है कि माइंडफुलनेस से सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। इसका मतलब है अपने आसपास की घटनाओं और अपनी फीलिंग्स को समझना और उन्हें बिना जजमेंट के स्वीकार करना। जब आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो आप इमोशंस के कंट्रोल में नहीं रहते, बल्कि आप उन्हें समझकर मैनेज करना सीखते हैं। इससे आपको यह ताकत मिलती है कि आप लाइफ की चैलेंजेस को इंपल्सिवली रिएक्ट करने के बजाय थॉटफुली रिस्पॉन्ड कर सकें। रिएक्ट करना यानी बिना सोचे समझे किसी चीज पर प्रतिक्रिया देना, जबकि रिस्पॉन्ड करना मतलब है पहले समझना, सोचकर जवाब देना और सही सोल्यूशन ढूंढना। यही माइंडफुलनेस की असली ताकत है। इस दुनिया में हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे माइंड के फिल्टर से होकर गुजरता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम शायद ही कभी यह सोचते हैं कि यह फिल्टर काम कैसे करता है। माइंडफुलनेस हमारे थॉट्स को फ्लेक्सिबल बनाना सिखाती है। हाँ, यह कोई मैजिक क्योर नहीं है जो हर परेशानी का सोल्यूशन दे दे या स्ट्रेस को पूरी तरह मिटा दे, लेकिन यह डेफिनेटली एक रास्ता है जो हमें बेहतर समझ, क्लैरिटी और पीस की ओर ले जाता है। खुशी पाने के लिए जरूरी है कि हम उन एक्टिविटीज में हिस्सा लें जो हमें जेन्युइनली एक्साइट करती हैं। हार्वर्ड के एक रिसर्च ने भी यह साबित किया है कि जो लोग पॉजिटिव चीजों पर कॉन्शियसली ध्यान देते हैं उनके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स की स्टेडी ग्रोथ होती है। दलाई लामा की एक डीप सोच है सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर। वो दो तरह के स्वार्थ की बात करते हैं, मूर्खतापूर्ण स्वार्थ और बुद्धिमान स्वार्थ। मूर्खतापूर्ण स्वार्थ मतलब सिर्फ खुद के बेनिफिट के पीछे भागना, चाहे दूसरों को नुकसान ही क्यों ना हो जाए। लेकिन बुद्धिमान स्वार्थ वो होता है जिसमें हम काइंडनेस, कंसिस्टेंसी और दूसरों की हेल्प को वैल्यू देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो खुद के लिए भी सेटिस्फैक्शन पाते हैं। अब से एक सिंपल आदत अपनाइए, लोगों से आई कांटेक्ट करना और स्माइल करना। ये छोटी सी चीज आपके इमोशनल वेलबीइंग में बड़ा फर्क ला सकती है और आपके रिलेशनशिप्स को डेली लेवल पर मजबूत बना सकती है। माइंडफुलनेस सिर्फ पैसिव ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये एक्टिवली अवेयर रहने और सही एक्शन लेने की एबिलिटी है। इसमें यह भी शामिल है कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज करें और उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज करें। सफलता की तरफ बढ़ना तब तक सही है जब तक आप समझते हैं कि आप सिर्फ अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, आउटकम्स को नहीं। इसलिए मोटिवेटेड रहें, अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंसी रखें और रिजल्ट्स की चिंता किए बिना एक्शंस पर फोकस करें। इससे आपकी माइंडसेट फ्लेक्सिबल बनेगी, खुशी बढ़ेगी और आप सेटबैक से बेहतर तरीके से उबर पाएंगे। अब इस बुक की गहराई में जाने के लिए आइए इसके 8 चैप्टर्स में बांटे गए समरी पर नजर डालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, माइंडफुलनेस क्या है। इस किताब के लेखक डैन हैरिस, जो एक जाने माने न्यूज एंकर हैं, अपने पर्सनल अनुभव से शुरुआत करते हैं। अपने एंकरिंग करियर के दौरान उनका माइंड हमेशा बेचैन और ओवरलोडेड रहता था। लगातार भागदौड़ और प्रेशर में जीते हुए जब उन्हें एक दिन ऑन एयर पैनिक अटैक आया तो उन्होंने अपने मेंटल स्टेट को लेकर सीरियसली सोचना शुरू किया। उसी जर्नी में उन्हें पहली बार माइंडफुलनेस के बारे में पता चला। शुरुआत में वो भी काफी स्केप्टिकल थे, जैसे हम में से कई लोग होते हैं जब ध्यान या माइंडफुलनेस की बात आती है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जाना कि माइंडफुलनेस ध्यान से कुछ अलग है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमें हर मोमेंट में अवेयर और प्रेजेंट बनना सिखाती है, ना कि बीते कल में अटके रहना, ना ही आने वाले कल की चिंता में डूबे रहना। हमारा माइंड अक्सर पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर वरीज के चक्कर में उलझा रहता है। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि अपने ध्यान को वापस अभी के मोमेंट में कैसे लाएं, ताकि हम अपने अनुभवों को बेहतर समझ सकें और जरूरत के मुताबिक सुधार भी कर सकें। अब बात करते हैं माइंडफुलनेस के अभ्यास की। इसे शुरू करने के लिए आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। एक शांत और आरामदायक जगह चुनिए जहां आप डिस्टर्ब ना हो। अपनी रीढ़ सीधी रखें और रिलैक्स्ड पोस्चर में बैठें। 5 से 10 मिनट का एक टाइमर सेट कर लें, खास तौर पर अगर आप बिगिनर हैं। अपने बॉडी सेंसेशंस पर ध्यान दें, जैसे कि आपके पैर जमीन को कैसे टच कर रहे हैं, आपके हाथ किस पोजीशन में हैं और शरीर में एनर्जी फ्लो कैसा है। फिर अपनी अटेंशन को अपनी सांस पर ले आइए। इनहेल और एक्सहेल की रिदम और उसकी डेप्थ पर ध्यान दीजिए। अब अपने अंदर की तरफ अवेयरनेस मोड़िए,
ये देखिए कि आपके माइंड में क्या थॉट्स आ रहे हैं। उन्हें ऑब्जर्व करें, जज किए बिना। धीरे धीरे समझने की कोशिश करें कि कौन से थॉट्स और एक्शंस आपके लिए जेन्युइनली अच्छे हैं और कौन से सेल्फ सैबोटेजिंग हैं। जब आप इन टेक्निक्स को रोजाना थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको नोटिसेबल फर्क महसूस होगा। आपका माइंड ज्यादा काल्म और क्लियर रहेगा, बॉडी में हल्कापन आएगा और आप खुद को प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा फ्रीली जीते हुए पाएंगे। इसके साथ ही आप अपने फ्यूचर के लिए जरूरी डिसीजंस भी ज्यादा क्लैरिटी के साथ ले पाएंगे। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 2, वर्तमान में रहें। प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिर्फ एक एडवाइस नहीं, बल्कि एक पावरफुल हैबिट है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। बहुत से लोग वर्तमान को तब तक अपना दोस्त मानते हैं जब तक सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा हो, लेकिन जैसे ही चीजें मुश्किल होने लगती हैं, वही लोग समय को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। यही माइंडसेट धीरे धीरे उन्हें नेगेटिविटी और फेलियर की ओर धकेलता है। असल में प्रेजेंट मोमेंट एक टीचर की तरह होता है जो हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ सिखाता है। इसलिए चाहे आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा हो या बुरा, आपको हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वक्त तो बीत जाएगा, लेकिन जो लेसन्स आप सीखते हैं वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। चलो इसे एक रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी इंपॉर्टेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी या जॉब प्रमोशन को खो दिया और वो किसी और को मिल गई। ज्यादातर लोगों के लिए यह सिचुएशन काफी डिसअपॉइंटिंग होती है। कई लोग इस तरह की रिजेक्शन से डिप्रेशन तक में चले जाते हैं या फिर सिंपली हार मान लेते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप इसी सिचुएशन को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में लें तो क्या होगा? आप खुद से यह सवाल कर सकते हैं, उस व्यक्ति में ऐसा क्या था जो मेरे अंदर नहीं था? क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? क्या मेरी तैयारी पूरी थी? इस तरह की सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको अपने फ्लॉज को रिकॉग्नाइज करने में मदद करेगी और साथ ही फ्यूचर में दोबारा ऐसा मौका मिलने पर बेहतर परफॉर्म करने के लिए रेडी करेगी। इस तरह की सोच न सिर्फ आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती है, बल्कि आपके सक्सेस के चांसेस भी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। तो अगली बार जब आपको कोई सेटबैक मिले तो उसे एंड की तरह ट्रीट मत कीजिए। उसे एक सिग्नल समझिए कि आपको और बेहतर करना है और अपने गोल की तरफ एक नया रास्ता ढूंढना है। वर्तमान में रहना यानी हर दिन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना, चाहे वो अपॉर्चुनिटी डिस्गाइज्ड हो या ऑब्वियस। अब हम बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 3, जुनूनी चिंता और वर्तमान में जीना। आज के जमाने में बहुत से युवा जब अपने करियर को लेकर सोचते हैं तो उनमें एक अनजाना डर और बहुत सारा प्रेशर होता है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कोई डिफरेंट पैथ चुना, कुछ नया ट्राई किया, तो शायद वो फेल हो जाएंगे। यही सोच उनके अंदर डर और एंग्जाइटी भर देती है और धीरे धीरे वही डर उन्हें उनकी असली पोटेंशियल से दूर कर देता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट किसी यूनिक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखता है, जैसे फिलॉसफी, आर्ट्स या जर्नलिज्म, लेकिन जब वो अपने इंटरेस्ट की बात घर में करता है तो कई बार फैमिली मेंबर्स उसे डिमोटिवेट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वो फील्ड प्रैक्टिकल नहीं है या उसमें पैसा नहीं है। इस वजह से उस बच्चे के अंदर डाउट पैदा हो जाता है और वो अपने ही ड्रीम से पीछे हटने लगता है। लेखक डैन हैरिस ने भी कुछ ऐसा ही फेस किया। जर्नलिज्म को लेकर उनके घर में सपोर्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। आज वही व्यक्ति एक सक्सेसफुल न्यूज एंकर हैं, किताबें लिख चुके हैं और लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। अब बात करते हैं ओवरथिंकिंग की, जो हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। हम फ्यूचर के बारे में इतना सोचते हैं कि प्रेजेंट को जीना ऑलमोस्ट भूल ही जाते हैं। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? अगर मेरा प्लान काम नहीं किया तो? ये सारे सवाल दिमाग में चलते रहते हैं, लेकिन उनसे कुछ हल नहीं निकलता। उल्टा हम कंफ्यूज्ड और स्टक फील करने लगते हैं। इससे निकलने का बेस्ट तरीका है बस एक छोटा स्टेप लेना। डोंट ट्राई टू फिगर आउट द एंटायर स्टेयरकेस एट वंस, जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेप। धीरे धीरे क्लैरिटी मिलती जाएगी और रास्ता खुलता चला जाएगा। और सबसे जरूरी बात, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई और किसी फील्ड में फेल हो गया तो शायद वो भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। हर किसी की जर्नी अलग होती है, उनके फेलियर के पीछे अलग स्टोरीज होती हैं। आप सिर्फ अपनी मेहनत और डेडिकेशन पर फोकस कीजिए। अगर आप और गहराई से समझना चाहते हैं कि किस तरह सेल्फ डिसिप्लिन आपकी लाइफ बदल सकता है, तो लेखक द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय पीटर हॉलिंस को पढ़ने का सुझाव देते हैं। ये ऑडियो बुक बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब देती है जो हम अक्सर खुद से पूछते हैं, जैसे कि लाइफ के पर्पस क्या है, डेली रूटीन आपकी खुशी पर कैसे असर डालती है और आप अपनी पूरी क्षमता को कैसे अनलॉक कर सकते हैं। बॉटम लाइन ये है, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग से खुद को निकालिए। अपने गोल्स के लिए डेली छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स लीजिए और धीरे धीरे वो सक्सेस आपके सामने होगी। अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 4,
इसे राई बनाएं। इस अध्याय में लेखक ने हमें राई नामक एक विधि से परिचित कराया है, जो खासकर तब फायदेमंद हो सकती है जब आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हों या आपका दिन कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा हो। RAI का मतलब है पहचानना, अनुमति देना और जांचना। यह विधि आपको अपने संघर्षों का सही विश्लेषण करने में मदद करती है और आपको यह समझने का अवसर देती है कि आपकी समस्याएं असल में समस्याएं हैं या बस वे आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर धकेलने वाली परिस्थितियां हैं। आइए इस प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। चरण 1, पहचान। पहला कदम है अपनी कठिनाइयों को पहचानना। सबसे पहले यह समझें कि जो मुश्किलें आप महसूस कर रहे हैं वे असल में असली समस्याएं हैं या ये सिर्फ उन परिस्थितियों का हिस्सा हैं जो आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर ले जाती हैं। अक्सर हम जिन समस्याओं को बड़ा मानते हैं वे असल में वही चुनौतियां होती हैं जो हमारी सीमाओं को थोड़ी बढ़ाने का मौका देती हैं। इसलिए आपकी समस्याओं का सही आकलन करना बेहद जरूरी है। समझें कि क्या आपके सामने खड़ी परेशानी वाकई की समस्या है या यह एक अवसर है जिसे आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव के रूप में देख सकते हैं। चरण 2, अलाउ। दूसरा कदम है खुद को अनुमति देना। इसका मतलब है कि आपको अपनी मानसिक स्थिति को शांत रखना होगा और इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए खुद को प्रेरित करना होगा। कभी कभी हम जब किसी समस्या का सामना करते हैं तो बहुत अधिक चिंता करते हैं और खुद को हतोत्साहित महसूस करने लगते हैं। ऐसे समय में आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें और चुनौतियों को अपनी मानसिक स्थिति को और परेशान करने का अवसर न दें। खुद को यह अनुमति दें कि आप इन परेशानियों का सामना करें और आप इन्हें पार कर सकते हैं। चरण 3, पहचान। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है इन समस्याओं की जांच करना। यह समय है कि आप यह समझें कि ये कठिनाइयां क्यों उत्पन्न हो रही हैं और क्या ये वाकई वास्तविक समस्याएं हैं या बस ऐसी बाधाएं हैं जिनका सामना करके आप खुद को और मजबूत बना सकते हैं। इस कदम में यह देखना कि क्या आप जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं उनके पीछे कोई पैटर्न तो नहीं है, और अगर है तो उसे समझकर उन गलतियों से बचने के उपाय खोजें। इस प्रक्रिया को करने से आप भविष्य में ऐसी समस्याओं से बच सकते हैं और साथ ही इनसे निपटने के लिए बेहतर तरीके भी अपना सकते हैं। RAI विधि को अपनाकर आप अपनी परेशानियों को एक नए नजरिए से देख सकते हैं और यह आपको हर चुनौती को आत्मविश्वास के साथ पार करने में मदद करेगा। अध्याय 5, अपने महत्वपूर्ण कार्य को अत्यावश्यक कार्य में बदलें। इस अध्याय में लेखक हमें यह सलाह देता है कि हमें अपने महत्वपूर्ण कार्यों को अत्यावश्यक कार्यों में बदलने की आवश्यकता है। हालांकि इन दोनों प्रकार के कार्यों के बीच अंतर को समझना बेहद जरूरी है। एक महत्वपूर्ण कार्य वह होता है जो आपके लिए किसी कारण से खास है, जबकि एक तत्काल कार्य वह होता है जिसे पहले महत्वपूर्ण माना गया था, लेकिन अब समय की कमी या देरी के कारण यह कार्य तुरंत किया जाना जरूरी हो जाता है। लेखक इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण देते हैं। हम सभी जानते हैं कि बिजली या पानी के बिल का समय पर भुगतान करना जरूरी है। हालांकि बहुत कम लोग ही समय पर यह बिल चुकाते हैं और अक्सर वे अंतिम तारीख के पास ही भुगतान करते हैं, जिससे यह कार्य एक अत्यावश्यक कार्य बन जाता है। इस देरी के कारण हमें अपनी अन्य गतिविधियों को छोड़कर इस काम को प्राथमिकता देनी पड़ती है, जिससे हमारी दिनचर्या प्रभावित होती है। लेखक जानबूझकर महत्वपूर्ण कार्यों को टालने की सलाह नहीं देते जब तक वे अत्यावश्यक न बन जाएं। इसके बजाय उनका सुझाव है कि सभी महत्वपूर्ण कार्यों को उस मानसिकता के साथ किया जाए कि वे उतने ही अत्यावश्यक हैं जितने कि बाकी कार्य होते हैं। उन्हें समय पर निपटाकर आप अनावश्यक दबाव से बच सकते हैं और अपने कार्य की गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं। अगर आप खुद को लगातार अत्यावश्यक कार्यों से घिरा हुआ पाते हैं तो लेखक कुछ सुझाव देते हैं जो आपको अपने महत्वपूर्ण कार्यों को अत्यावश्यक बनने से पहले पूरा करने में मदद कर सकते हैं। एक सुझाव यह है कि जैसे ही आपको बिजली या पानी का बिल मिले उसे उसी दिन भुगतान कर दें। इससे आपको किसी भी प्रकार के तनाव से बचने में मदद मिलेगी और कोई महत्वपूर्ण कार्य अत्यावश्यक कार्यों में नहीं बदलेगा। एक और सुझाव यह है कि हर सप्ताह एक खास दिन तय करें जिस दिन आप अपने सभी जरूरी कार्यों को निपटाएं। इस दिन उन महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें और उन्हें पूरा करें जिन्हें अब और टाला नहीं जा सकता, जैसे बिल भुगतान या घर का किराया। इस प्रकार अपने महत्वपूर्ण कार्यों को अत्यावश्यक कार्यों में बदलने से आप अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रख सकते हैं। अध्याय 6, अपनी यात्रा का आनंद लेना शुरू करें। इस अध्याय में लेखक सफलता की दिशा में यात्रा का आनंद लेने के महत्व पर चर्चा करते हैं। सफलता का मतलब केवल प्रसिद्धि, धन और पहचान हासिल करना नहीं है, बल्कि इस प्रक्रिया में जो अनुभव मिलते हैं
उन्हें महसूस करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक सर्वे के अनुसार 90% महत्वाकांक्षी एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ अमीर बनने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बजाय इसके कि वे जर्नी को सराहें। हालांकि सच्ची संतुष्टि और ग्रोथ यात्रा के अनुभव और आनंद से आती है। लेखक एक उदाहरण देते हैं कि अगर किसी बिगिनर को बिजनेस चलाने का अवसर दिया जाए तो लगभग 90% लोग असफल हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास पर्याप्त अनुभव नहीं है। व्यापार में सफलता उस जर्नी के दौरान सीखे गए एक्सपीरियंसेस और नॉलेज का परिणाम होती है। इसलिए पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ की प्रक्रिया को अपनाना, निरंतर सीखना और रास्ते में आनंद लेना बहुत जरूरी है। यदि आप सक्सेसफुल और महान व्यक्ति बनना चाहते हैं तो हार्ड वर्क करना जरूरी है, लेकिन लोग इस स्ट्रगल का सामना दो तरह से करते हैं। पहला, 90% असफल लोग इसे एक कठिन टाइम के रूप में देखते हैं, जो बेचैनी से भरा होता है और अपनी समस्याओं को जल्दी से निपटाने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर 10% सफल लोग स्ट्रगल को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखते हैं। वे इसे लर्निंग स्टेज के रूप में मानते हैं और समझते हैं कि स्ट्रगल के माध्यम से वे वैल्यूएबल लेसन्स सीख सकते हैं। अगर उनके पास आज कम पैसे हैं तो वे पैसे कमाने के बेटर तरीके सीखते हैं और इस नॉलेज को अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए अप्लाई करते हैं। अपनी यात्रा और स्ट्रगल का आनंद लेने के लिए निम्नलिखित पॉइंट्स को अपनाएं। 1. अपने लक्ष्य तय करें। पहले यह तय करें कि आप लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह बिजनेस में सक्सेस हो या स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस। अपने गोल्स के प्रति क्लैरिटी होना बहुत महत्वपूर्ण है। 2. संघर्ष को अपनाएं। एक बार जब आप अपने पसंदीदा क्षेत्र को पहचान लें तो स्ट्रगल को गले लगाएं और उसमें आनंद पाएं। हर दिन अपनी चैलेंजेस से कुछ नया सीखें, अपनी मिस्टेक्स को सुधारें और सुधारते रहें। 3. असफलताओं से सीखें। 90% लोग अपनी फेलियर्स से निराश हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर वे कोई बिजनेस शुरू करते हैं और वह विफल हो जाता है तो वे उसे छोड़ देते हैं और रेगुलर जॉब पर लौट आते हैं। दूसरी ओर 10% लोग अपनी फेलियर्स का एनालिसिस करते हैं, उन कारणों की पहचान करते हैं और उस नॉलेज का यूज करके इंप्रूवमेंट्स करते हैं। वे दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के साथ अपना बिजनेस फिर से शुरू करते हैं और अंततः सक्सेस प्राप्त करते हैं। इसलिए अपनी फेलियर्स में छुपी हुई मिस्टेक्स को पहचानें, उन्हें सुधारें और फिर से उठकर अपने गोल्स की ओर बढ़ें। अध्याय 7 जाने देना का अभ्यास करें। इस अध्याय में लेखक इस बात पर जोर देता है कि सफलता के लिए कई कारकों की जरूरत होती है, जिसमें कड़ी मेहनत, ध्यान और जाने देने की क्षमता शामिल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे इतना समय और प्रयास लगाने के बाद किसी चीज को छोड़ देते हैं तो क्या बचेगा। यह एक वाजिब सवाल है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपने किसी साझेदार के साथ व्यवसाय शुरू किया, लेकिन बीच में ही वह साझेदार छोड़कर चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप आपको बहुत नुकसान हुआ। 2 परिदृश्य उत्पन्न हो सकते हैं। पहले परिदृश्य में आप उस व्यक्ति को जाने देते हैं और नए सिरे से प्रेरणा के साथ अपना व्यवसाय फिर से शुरू करते हैं। दूसरे परिदृश्य में आप उस व्यक्ति को जवाबदेह ठहराने और हुए नुकसान की भरपाई करने का प्रयास करते हैं। ज्यादातर लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं, लेकिन इससे अक्सर गुस्सा, अहंकार और बदला लेने की इच्छा पैदा होती है। यह देखने वाली युवा पीढ़ी जो जीवन में महान चीजें हासिल करने की आकांक्षा रखती है, याद रखें कि जब उनकी जरूरतें पूरी होंगी तो हर कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। क्रोध को बनाए रखना और बदला लेना आपकी समग्र खुशी को कम कर देगा। इसके बजाय इस बात पर विचार करें कि आप खुद को कैसे सुधार सकते हैं और आंतरिक शांति पा सकते हैं। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो भविष्य में गलतियां करने से बचने के लिए अनुभव से सीखें और अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करें। बदला लेने की बजाय अपना समय और ऊर्जा उत्पादक कामों में लगाकर आप नए जोश के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अध्याय 8, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के संयोजन की आवश्यकता। इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि सक्सेस प्राप्त करने के लिए स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों का संतुलन बनाना जरूरी है। उदाहरण के लिए, एक रिक्शा चालक जो दिन भर कड़ी मेहनत करता है और एक बिजनेसमैन जो ऑफिस में बैठकर निर्णय लेता है, दोनों के बीच कमाई का अंतर देखिए। रिक्शा चालक अपनी पूरी ताकत से काम करता है, लेकिन एक बिजनेसमैन अपने स्मार्ट वर्क से कहीं ज्यादा कमाई करता है, क्योंकि उसका काम न केवल मेहनत बल्कि इंटेलिजेंस पर भी आधारित है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सिर्फ स्मार्ट वर्क ही करना चाहिए और कड़ी मेहनत को नजरअंदाज करना चाहिए। सक्सेस के लिए इन दोनों का सही बैलेंस जरूरी है। यदि आप स्मार्ट हैं लेकिन जरूरी मेहनत नहीं करते तो सक्सेस दूर रहती है, और अगर आप बिना किसी स्ट्रैटेजी के केवल हार्ड वर्क करते हैं तो आपको अपने गोल्स को पाने में ज्यादा टाइम लग सकता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक दुकान खोली है जो रोजमर्रा की चीजें बेचती है।
सिर्फ हार्ड वर्क करने से आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उन्हें अपनी दुकान के बारे में बताएंगे और उन्हें खरीदारी के लिए इनवाइट करेंगे। यह तरीका कुछ हजार लोगों तक पहुंच सकता है, लेकिन बिजनेस को बड़ा करना मुश्किल हो सकता है। अब अगर आप स्मार्ट वर्क अपनाते हैं, जैसे कि इंटरनेट का इस्तेमाल, तो आप कम टाइम में ज्यादा कस्टमर्स को आकर्षित कर सकते हैं। आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी दुकान को प्रमोट कर सकते हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं। इसके द्वारा आप लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं और इंटरनेट की पावर का फायदा उठाकर कई नए कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए केवल हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होगा, आपको स्मार्ट तरीके से काम करना भी सीखना होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन सक्सेस की है। अध्याय 9, डैन हैरिस का दृष्टिकोण। डैन हैरिस एक रिटायर्ड रिपोर्टर हैं ABC न्यूज से, जिनका करियर नाइटलाइन के एंकर और गुड मॉर्निंग अमेरिका के को एंकर के रूप में काफी शानदार रहा है। उन्होंने कई टाइप्स की कहानियों को कवर किया, जैसे वॉर जोन्स और मैस शूटिंग्स, और वॉर जोन्स और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से लाइव रिपोर्टिंग भी की। उनकी एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग की वजह से उन्हें 2009 में एडवर्ड आर मरो अवार्ड और एमी भी मिली। लेकिन ABC न्यूज में अपने काम के दौरान हैरिस को काफी स्ट्रेस का सामना करना पड़ा और वह डिप्रेशन में चले गए। 2004 में उन्होंने ऑन एयर पैनिक अटैक भी फील किया था, जो उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। अपने डिप्रेशन से निकलने के लिए हैरिस ने माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को अपनाया। इन प्रैक्टिसेस को चैलेंजिंग टाइम में अपनाने से उन्हें उम्मीद की एक किरण मिली। उन्होंने पाया कि मेडिटेशन उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है और इसने उन्हें अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से बाहर निकलने में मदद की। अपनी किताब 10% हैप्पियर में हैरिस रेन टेक्निक के बारे में बताते हैं, जिसका मतलब है रिकॉग्नाइज, अलाउ, इन्वेस्टिगेट और नॉट आइडेंटिफाई। इस टेक्निक में आपको अपने इमोशंस को पहचानना, उन्हें बिना किसी जजमेंट के रहने देना, इन्वेस्टिगेट करना कि वे आपकी मेंटल स्टेट को कैसे अफेक्ट करते हैं, और समझना कि आपके इमोशंस आपको डिफाइन नहीं करते। आपके पास यह पावर होती है कि आप कैसे फील करना चाहते हैं। रेन एक पावरफुल टूल है मेंटल क्लैरिटी पाने के लिए टफ टाइम्स में। हैरिस का एक्सपीरियंस दिखाता है कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन कैसे किसी को मेंटल पीस और सेटिस्फैक्शन ढूंढने में मदद कर सकते हैं, चाहे वह लाइफ के सबसे स्ट्रेसफुल फेजेस से गुजर रहे हों। उनकी किताब यह एक्सप्लेन करती है कि मेडिटेशन सिर्फ मेंटल पीस के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी में सेटिस्फैक्शन पाने के लिए एक पावरफुल टूल है। अगर आप मेडिटेशन के बारे में स्केप्टिकल हैं, तो हैरिस का पर्सनल जर्नी और एक्सपीरियंसेस आपको यह समझाने में मदद करेंगे कि कैसे यह आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अध्याय 10, खुश रहने के तरीके, करुणा का अभ्यास करें। 10% हैप्पियर में डैन हैरिस ने एक समाचार रिपोर्टर के रूप में अपने अनुभव साझा किए हैं, जिसमें दलाई लामा के साथ एक मेमोरेबल इंटरव्यू भी शामिल है। इस चैप्टर में कंपैशन, करुणा को प्रैक्टिस करने के इंपॉर्टेंस पर चर्चा की गई है। दलाई लामा कहते हैं कि हमारे डेली लाइफ में काइंडनेस, दयालुता, हैप्पीनेस की ओर ले जाती है। उनका मानना है कि हमारा नेचुरल टेंडेंसी खुद को प्रायोरिटाइज करने की होती है, जो एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में वर्क करती है। हालांकि इस हैबिट पर कंट्रोल पाना उस हैप्पीनेस को पाने के लिए जरूरी है जिसका हम हकदार हैं। अगर कभी आपको काइंडनेस की पावर पर डाउट हो, तो दूसरों के प्रति दयालु बनने की कोशिश करें। आपको एक जेन्युइन सेटिस्फैक्शन फील होगा। साइंटिफिक रिसर्च से यह साबित हुआ है कि जब हम काइंडनेस के एक्ट्स करते हैं, तो हमारे ब्रेन में हैप्पीनेस के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब हम खुश होते हैं, तो हम दूसरों के प्रति दयालु बनने के लिए और भी विलिंग होते हैं। यह एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है। काइंडनेस, दयालुता हैप्पीनेस को लाती है और हैप्पीनेस काइंडनेस को बढ़ावा देती है। इसलिए जब आप खुद को सेल्फिश थॉट्स, स्वार्थी विचारों में उलझा हुआ महसूस करें, तो चारों ओर देखें। शायद आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसे आपकी मदद की जरूरत हो, या आप खुद किसी को मदद का ऑफर कर सकते हैं। खुद के लिए दयालु रहें। करुणा के विषय को जारी रखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि आप खुद पर भी दया करें। पुस्तक में सूफी मुसलमानों की एक कहावत का उल्लेख किया गया है, अल्लाह की इबादत करो, लेकिन अपने ऊंट को भी खंभे से बांधो। यह कहावत एक मूल्यवान सबक देती है। सबसे पहले यह प्रार्थना के साथ साथ एक्शन करने के महत्व पर जोर देती है। जबकि प्रार्थना महत्वपूर्ण है, यह हमारे गोल्स को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने के लिए भी उतना ही जरूरी है। दूसरा, दूसरों के प्रति काइंडनेस होना जरूरी है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जहां यह सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। व्यक्तिगत बाउंड्रीज को बनाए रखते हुए भी काइंडनेस दिखाना संभव है। इंटरनल हैप्पीनेस पाने के लिए यह पहचानना जरूरी है कि आपको किस चीज से सेटिस्फैक्शन मिलती है, और उस भावना को बनाए रखने के लिए
आपको किस हद तक दूसरों की ओपिनियंस को प्राथमिकता देनी चाहिए। बाउंड्रीज को शॉर्टकमिंग्स के रूप में देखने के बजाय उन्हें पॉजिटिव इंडिकेटर्स माने। बाउंड्रीज और लिमिटेशंस हमें हमारे चॉइसेस और एक्शंस को निर्धारित करने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप वीकेंड पर काम नहीं करना चुनते हैं, तो यह आपको आत्मविश्वास के साथ वीकेंड शिफ्ट को अस्वीकार करने की अनुमति देता है। अपने रीजंस को खुलकर बताना जरूरी है, जैसे कि अपने बच्चों के साथ समय बिताना प्राथमिकता देना। जब आप ईमानदारी से अपनी बात कहते हैं, तो लोग आपके डिसीजंस का सम्मान करेंगे और सपोर्ट देंगे। महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें, हर चीज आपके समय और ऊर्जा के लायक नहीं होती। खुशी पैदा करने के लिए यह जानना जरूरी है कि कौन सी चीज आपके ध्यान के लायक है और कौन सी नहीं। डैन हैरिस इस बात पर जोर देते हैं कि रोजाना के फैसले, चाहे कितने भी छोटे क्यों न हों, हमारी इमोशनल स्थिति को प्रभावित करते हैं। जब चिंता का सामना करना पड़े, तो खुद से पूछें, क्या यह चिंता करने लायक है? अगर आपका ध्यान किसी खास इश्यू को सुलझाने में मदद करता है, तो अपना ध्यान उस पर लगाएं। हालांकि अपनी करंट सर्कमस्टेंसेस की सराहना करना और उनका आनंद लेना न भूलें। ऐसा न करने से नेगेटिव इमोशंस आपकी माइंडसेट पर हावी हो जाती हैं। दूसरी ओर, अगर चिंता करने से कोई फायदा नहीं होता और ये आपके जीवन में नेगेटिविटी ही लाती है, तो सेल्फ कंट्रोल का अभ्यास करें और अपना ध्यान दूसरी ओर मोड़ें। हालांकि आप तुरंत अपना ध्यान नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल पा सकते हैं और नेगेटिव थॉट्स को रोक सकते हैं। तुच्छ मामलों या अपने कंट्रोल से परे चीजों के बारे में चिंता करने में ज्यादा समय व्यतीत करने से खुशी कम हो जाती है। अब तक हम शायद यही मानते आए हैं कि हमें हर चीज पर कंट्रोल रखना चाहिए। हालांकि वास्तव में एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस को मैनेज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दुनिया जो कुछ भी हमारे सामने लाती है, उसके प्रति हमारी अपनी रिएक्शंस पर ही हमारा कंट्रोल होता है। अनियंत्रित स्थितियों को नियंत्रित करने का प्रयास केवल इमोशनल डिस्ट्रेस की ओर ले जाता है। इसलिए अगली बार जब आप खुद को चिंता में पाएं, तो खुद से पूछें कि क्या यह आपकी एनर्जी के लायक है। रचनात्मकता के लिए अवसाद की आवश्यकता नहीं होती। आमतौर पर कलाकारों को ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है जिन्हें कुछ मीनिंगफुल बनाने के लिए डिप्रेशन और चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। हालांकि 10% हैप्पियर इस धारणा को चैलेंज करता है, यह जोर देकर कि हैप्पीनेस और क्रिएटिविटी परस्पर एक्सक्लूसिव नहीं है। खुशी पाने से क्रिएटिविटी कम नहीं होती या इमेजिनेशन का सप्रेशन नहीं होता। यह मानने की कोई जरूरत नहीं है कि कला का निर्माण करने के लिए आपको डिप्रेशन की स्थिति में होना चाहिए। वास्तव में, जब हम खुद को चिंता के बोझ से मुक्त करते हैं, तो हम अपनी क्रिएटिविटी को अधिक इफेक्टिव एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब हमारा माइंड विभिन्न वरीज से मुक्त होता है, तो हमारे पास सोचने और अपने क्रिएटिव आइडियाज को फ्रीली फ्लो करने के लिए जगह और टाइम होता है। पुस्तक से हमने जो सीखा है, उसे संक्षेप में बताने के लिए आइए मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करें। माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करने से हमारे मन को शांत करने में मदद मिलती है। माइंडफुलनेस और ध्यान के माध्यम से हम अपनी दैनिक गलतियों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें सुधारने के तरीके ढूंढ सकते हैं। अतीत और भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता हानिकारक है। इसके बजाय वर्तमान क्षण को अपनाएं और खुलकर जिएं। अपनी यात्रा में आने वाले संघर्षों को स्वीकारें और उनका आनंद लें। कड़ी मेहनत और नवीन सोच का संयोजन शीघ्र सफलता की ओर ले जाता है। हम आशा करते हैं कि आपने 10% हैप्पियर पुस्तक से बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त की होगी और इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करेंगे। 10% हैप्पियर में डैन हैरिस पाठकों को माइंडफुलनेस और ध्यान के माध्यम से खुशी पाने की एक प्रासंगिक और व्यावहारिक यात्रा पर ले जाते हैं। व्यक्तिगत उपाख्यानों, वैज्ञानिक शोध और व्यावहारिक सलाह के साथ हैरिस गलत धारणाओं को दूर करते हैं और संशयवादियों के लिए ध्यान को एक व्यावहारिक उपकरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पुस्तक की संरचना सुव्यवस्थित है और हैरिस की आकर्षक लेखन शैली पाठकों को बांधे रखती है। जबकि कुछ खंड दोहराव वाले लग सकते हैं और उनमें गहराई की कमी है, 10% हैप्पियर तनाव और चिंता से निपटने के लिए गहन अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक उपकरण प्रदान करता है। कुल मिलाकर यह पुस्तक उन लोगों के लिए अनुशंसित है जो अपने जीवन में खुशी और शांति चाहते हैं।